Hello everyone. Today I have again came up with another topic of Indian financial system, and that is credit control. So in this video we'll be covering up कि credit control क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में उसकी क्या ज़रूरत होती है और किस किस तरीके से हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ इट. तो बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो हमने पढ़ा, क्रेडिट यानी जो पैसा है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ जस्ट क्विकली चेक आउट कि व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? सेंट्रल बैंक का. सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा आरबीआई. तो आरबीआई का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल. आरबीआई ही चीजों को फ्रेम करता है बट इम्प्लीमेंट कराया जाता है कमर्शियल बैंक से. देन वी हैव इज रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक. जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई है, हमारे क्रेडिट को रेगुलेट भी वही करता है, चलाता भी वही है, बट द मेजर वर्किंग इज डन बाय कमर्शियल बैंक, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी किया है. Then we have is the policy of credit expansion or contraction is known as credit control. कि credit control में हम अपने credit को expand मतलब credit को बढ़ाना या credit को कम करना, contract, यही दो काम करते हैं. मतलब हमें क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करना है मतलब हमें उसकी कितनी सप्लाई मार्केट में देनी है, कितना पैसा लोगों तक पहुंचाना है, कम करना है, पहुंचाना है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काफी सारे टूल्स होते हैं. तो उन टूल्स की यूज से मतलब उन चीजों को हम बढ़ा घटा के जो मार्केट में मनी की सप्लाई है उस पे कंट्रोल कर पाते हैं. तो बेसिकली अगर क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो मनी सप्लाई कंट्रोल, यू कैन से दैट. So next we have is it is an important tool of monetary policy. Credit control is an important tool of monetary policy. कि monetary policy जो है वो fluctuate करनी पड़ती है, डिपेंड करता है हमारे मार्केट की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ते हैं. और अल्टीमेटली जो हमारे क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट कंट्रोल दोनों पे ही इस चीज का इफेक्ट डलता है. देन वी हैव इज द टूल्स कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनका यूज कर कर हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं. सो लेट्स चेक आउट दोज थिंग्स. द वेरी फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? कि अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है हमें सेव कर, मतलब हमें नहीं, बैंक्स को सेव करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. कि हमारे वो लिक्विड एसेट्स हो और बैंक ये अपने पास ही रखता है. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गई, या और भी सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने बताई हो, उन सिक्योरिटीज को लिक्विड एसेट के फॉर्म में, मतलब ये हाईली लिक्विड नेचर के है, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को. तो इन सिक्योरिटीज को बैंक अपने पास रखता है. तो ये भी इफेक्ट करती है. इफेक्ट कैसे करती है वो हम आगे पढ़ेंगे. देन वी हैव इज कैश रिजर्व रेशो. ये तो ऑलरेडी अवेयर्ड है, पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. और मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व जो कि प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज. कैश रिजर्व रेशो यानी एक ऐसी रेशो जो हमारे जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है उनका उसका कुछ परसेंटेज हमें मतलब कमर्शियल बैंक्स को जो है रखना पड़ता है, जस्ट इन द केस कि अभी उनसे मनी डिमांड की जाए बाय द डिपॉजिटर्स सो दे कैन पे. तो ये जो रेशो है ये भी आरबीआई फिक्स करता है. एंड देन वी हैव इज बैंक रेट. बैंक रेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट. इसे हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं. बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करती है. तो बैंक रेट मतलब ये जो रेट है वो आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच का रेट है. और इस रेट पे कमर्शियल बैंक के जो बिल्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको डिस्काउंट किया जाता है या रीडिस्काउंट किया जाता है. तो बैंक रेट भी जो है फ्लक्चुएटिंग रहता है. मतलब कमर्शियल बैंक्स का जो बैंक रेट है वो आरबीआई फ्लक्चुएट रखता है एज पर द रिक्वायरमेंट. Then we have is selective credit control.
Selective credit control, it is also one of the like tools. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में हमारी सारी जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब रेशोज के अलावा ही क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, रेशो वगैरह, तो इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे लोन्स में कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट देनी चाहिए, लाइक और क्रेडिट कितना देना है, कैसे देना है, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट राशनिंग करेंगे, देयर आर मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, और ये हम आगे फर्दर कवर करेंगे. व्हाट देन वी हैव इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि कमर्शियल बैंक्स अपनी जो सिक्योरिटीज, उनकी सिक्योरिटीज होती है, सपोज कमर्शियल बैंक के पास किसी सिचुएशन में पैसा कम है, आरबीआई उनको एक ऑप्शन देती है कि अगर आपको पैसा चाहिए, आप एक ये मेथड है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज आप आरबीआई को सेल कर दो, आपके पास कैश आ जाएगा, आपका कैश बढ़ जाएगा, और उससे आप आगे लोगों को लेंड भी कर सकते हो, और फर्दर मल्टीपल एक्टिविटीज आर देयर ऑफ कमर्शियल बैंक्स. तो इस तरह से जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन चलता है कि आप ओपन मार्केट में जाके उसको सेल आउट कर सकते हो या वहां से परचेज कर सकते हो एज पर द सिचुएशन. Here we have the objectives of क्रेडिट कंट्रोल की क्रेडिट कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन किन वजहों से जो है क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है. तो सबसे पहली चीज क्रेडिट कंट्रोल को करने का सबसे जो मेन मोटिव होता है, दैट इज डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी. कि अगर सपोज हमारी मार्केट में एक्सेस में, हमारी इंडियन मार्केट में एक्सेस में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस जो है पर्टिकुलरली क्रेडिट कंट्रोल में आएंगे. तो इससे मतलब जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि क्रेडिट कंट्रोल कर लेती है, मतलब मार्केट से जो है मनी सप्लाई खींच लेती है. अब मनी सप्लाई खींच रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं वो डाउन आ जाएंगे. तो इस तरीके से जो है प्राइसेस पे इफेक्ट डाला जाता है. देन द नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेक्स रेट स्टेबिलिटी. फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कि जो हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी जो है, हमारा इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है, वो एक नॉमिनल सी वैल्यू रहे, बार बार जो है फ्लक्चुएट ना हो, बार बार जो है राइज ना हो बेसिकली, और बार बार बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए. वो एक्चुअल में सिचुएशन नहीं देखा आज तक हमने. तो फॉरेक्स रेट की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. उसके लिए भी जो है क्रेडिट कंट्रोल हेल्प करती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर नॉमिनल रहेगा, सेम रहेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो हमारी फॉरेन ट्रेड पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हमारी फॉरेन ट्रेड जो है एक अच्छे वे में चलेगी. देन वी हैव इज कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल्स हमें पता है क्या होती है, बिजनेस साइकिल्स भी से. तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये जो है हमारी एक साइकिल होती है जिसकी 4 स्टेजेस होती है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल. तो मॉनेटरी सप्लाई से हम अपनी जो ये फेजेस है, बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो किसी भी चीज़ में सही नहीं रहती. देन वी हैव इज इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत बड़ा रोल है क्रेडिट क्रिएशन का, कि गवर्नमेंट को जो है बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए वो पैसा गवर्नमेंट का खुद का तो नहीं है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास तो पैसा, वी ऑल नो, हम लोगों के टैक्सेस से ही जाता है. तो हम लोगों के पास, मतलब जनरल पब्लिक के पास जो है क्रेडिट फ्लो होगा, पैसा होगा, तभी गवर्नमेंट तक पहुंचेगा. तो क्रेडिट कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट को भी अफेक्ट करता है थ्रू द वे ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. देन वी हैव इज अचीविंग हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, कि हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, और ये जो है क्रेडिट कंट्रोल से ही होगा. अब अगर क्रेडिट की सप्लाई बहुत ज़्यादा मिल जाए मार्केट में, क्रेडिट जो है ज़्यादा मिलने लग जाए मार्केट में, तो बिजनेस सेटअप होंगे, बिजनेस सेटअप होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा. देन वी हैव इज प्रमोट्स ग्रोथ. तो हमारी जो क्रेडिट कंट्रोल है उससे अल्टीमेटली ग्रोथ तो होगी होगी, क्योंकि हम उसको एक पॉजिटिव वे में हम उसे यूज करेंगे तो वो ग्रोथ को अफेक्ट करेगा ही करेगा.
देन टू मीट फ्लक्चुएशंस, जो भी हमारी फ्लक्चुएशंस, मल्टीपल फ्लक्चुएशंस होती है, बिजनेस में आ गई, हमारी इकोनॉमिक में आ गई, हमारी फॉरेन एक्सचेंज में आ गई, तो उन फ्लक्चुएशंस को मीट आउट करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल इज मस्ट। गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज ही अपनाती है जब भी मार्केट से पैसा स्टक करना हो या जब मार्केट में अच्छा फ्लो पैसे का जनरेट करना हो। तो ये जब जस्ट लॉकडाउन के बाद जो है हमने ये सिचुएशंस एक्चुअल में भी फेस की कि उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो क्या किया गया कि जो बैंक रेट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट चीज वाले रेट्स हैं वो सब डाउन कर दिए गए कि लोग पैसे वहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, वो अपने पैसे मार्केट में यूज़ करें ताकि वहाँ की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चलाएं, प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली मल्टीपल बेनिफिट्स जो है इकोनॉमी को मिलेंगे। और जैसे ही जो सिचुएशन है थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई तो अगेन मार्केट जो बैंक रेट्स हैं, जो हमारे डिपॉजिट पे रेट्स हैं, एफडीज पे हैं, तो वो वापस से उतने ही हो गए जितने पहले थे। और इस तरह से जो है दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस। इस तरीके से गवर्नमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल किया। देन वी हैव इज द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कि जो मेजर मेथड्स है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लेट्स चेक आउट। तो क्रेडिट कंट्रोल के दो मेथड्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो हमने टूल्स पढ़े, एसएलआर, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये इसके कुछ सब टाइप्स हैं, वी आर कवरिंग अप इन नेक्स्ट स्लाइड। एंड क्वालिटेटिव में जो हमने एक टर्म पढ़ी थी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो क्वालिटेटिव वो टाइप है और अभी हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। So firstly we are having quantitative credit control techniques और quantitative methods of credit control। तो उसमें भी सबसे पहले we know बैंक रेट हमने ऑलरेडी कवर किया। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक अपने बिल्स को डिस्काउंट या रीडिस्काउंट कराते हैं फ्रॉम आरबीआई। तो अब इस रेट का जो है इफेक्ट भी होता है, मतलब जब भी हमारी सिचुएशन एक ऐसी, मतलब बैंक रेट को बढ़ाते घटाते हैं एज पर द सिचुएशन। अब अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है, तो क्या सिचुएशन आती है? कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन्स पे ज्यादा रेट चार्ज करने लग जाते हैं क्योंकि आरबीआई जो है उनसे हाई डिस्काउंट रेट चार्ज कर रहा है। और अगर बैंक रेट कम होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो लोन है वो भी कम, मतलब इंटरेस्ट लोन है वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट रेट है आरबीआई और बैंक के बीच में, कमर्शियल बैंक के बीच में, वो भी डाउन है, दैट्स वाई। और बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। देन वी हैव इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, ये भी हमने कवर कर लिया है। तो एसएलआर क्या होता है कि a certain percentage of deposits is to be kept by banks in form of liquid assets. The liquid assets may be like treasury bills, like government securities, other securities which are notified by RBI as well. तो जो स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब हमें एक स्टेट्यूटरी, मतलब ये आरबीआई डिसाइड करता है, स्टेट करता है कि इतना परसेंटेज यू हैव टू कीप एज लिक्विड एसेट्स। तो क्या होता है, जब भी हमारी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से हम उन सिक्योरिटीज को सेल आउट करके, मतलब कमर्शियल बैंक्स उन सिक्योरिटीज को सेल आउट करके पे ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या सिचुएशन है कि अगर हमारी एसएलआर ज़्यादा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा है, तो बैंक्स को जो है सिक्योरिटीज ज़्यादा रखनी पड़ेंगी अपने पास। और अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम है तो उनको कम सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली अगर वो सिक्योरिटीज ज़्यादा रखेंगे तो क्रेडिट फ्लो कम होगा, अगर सिक्योरिटीज कम रखेंगे तो क्रेडिट फ्लो ज़्यादा होगा मार्केट में, जनरल पब्लिक के पास। देन वी हैव इज कैश रिजर्व रेशियो, ये ऑलरेडी कवर्ड है, क्लियर्ड है। और हमें पता है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा रखा जाता है तो क्रेडिट कम क्रिएट होता है, और अगर कम रखा जाता है तो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट होता है, ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। देन वी हैव इज रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज ऑक्शन रेट। रेपो या रिवर्स रेपो जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्या होता है? इट इज
the interest rate at which the commercial banks can borrow funds from RBI. अब जैसे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देते हैं और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो वहां से भी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट means the rate interest rate given by RBI on deposits made by commercial bank. तो रेपो रेट जो है वो लोन से रिलेटेड होगा और रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमारा डिपॉजिट से रिलेटेड होगा. रेपो रेट यानी जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसा लोन लिया है और उस पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज रेपो रेट. और दूसरे केस में रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा डिपॉजिट कराया और कमर्शियल बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जहां डिपॉजिट कराया होगा इंटरेस्ट तो वही पार्टी देगी, तो दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. देन वी हैव इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको ओपन मार्केट में सेल और परचेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, मार्केट में बहुत पैसा होता है, तो उस केस में जो है और वहां से पैसा कम करना है तो उस केस में सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाता है. लेकिन जब मार्केट में पैसा नहीं होता तो उस केस में वहां से सिक्योरिटीज परचेज कर ली जाती है ताकि मार्केट में जो है मनी फ्लो चला जाए और लोग परचेजेस करें. देन वी हैव इज मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट की रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अब हर जो रेट हमें फिक्स डिपॉजिट पे मिल रहा है वो सेविंग्स अकाउंट पे नहीं मिलता, वो आरडी पे नहीं मिलता, तो वो डिपेंड करता है. और इसी वजह से जो है आरबीआई ने इन चीज़ों को डिफरेंट रखा है, क्योंकि हर चीज़ का जो अपना इम्पोर्टेंस है, अपने फायदे अपने नुकसान है, तो उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है. So now we are having the qualitative credit control कि कौन कौन सी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं या जो सिलेक्टिव क्रेडिट टेक्निक्स हैं वो ये हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखी एंड फिर प्रीवियस स्लाइड में भी देखी. So the very first thing is change in margin requirements on loan कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें चेंजेस आने. मतलब क्या होता है कि मार्जिन का मतलब है लोन की वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दोनों में डिफरेंस होना, और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को जो है वो आरबीआई ही फिक्स करता है. तो अलग अलग तरह के लिए अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हर टाइप का अलग अलग लोन है, अलग अलग तरह की मार्जिन रिक्वायरमेंट है. अगर मार्जिन की जो मार्जिन परसेंटेज जो वो हाई है, मार्जिन ज़्यादा है, तो लोन की अमाउंट कम हो जाएगी, और अगर लोन की अमाउंट कम होगी मतलब क्रेडिट कम जा रहा है, एंड वाइस वर्सा विल हैपन. देन वी हैव इज मोरल परसुएशन. तो आरबीआई क्या करता है, अपनी मोरल इन्फ्लुएंस भी रखता है अपने मेंबर्स पे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए. तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को कन्विंस करता है टू कर्ब द लोन टू अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स कि ये मोरल परसुएशन है कि अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन कम दीजिए. दैट्स वाई आपको अगर किसी मैरिज पर्पस के लिए लोन लेना है, मैरिज सेलिब्रेशन पर्पस के लिए लोन लेना है, तो वहाँ पे आपको एक नॉमिनल से अमाउंट का लोन मिल सकता है. अब तो मिलते हैं, पहले वो भी नहीं मिलते थे, एंड दैट इज एन अनप्रोडक्टिव पर्पस. लेकिन अगर आपको हाउस लोन लेना है तो दैट इज ऑल्सो लाइक अनप्रोडक्टिव पर्पस, क्योंकि वहां से आपको कुछ जनरेट नहीं होगा. लेकिन अगर वही आप किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, वो एक प्रोडक्टिव पर्पस हो जाता है. देन वी हैव इज क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम. ये स्कीम भी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी इन 1965, और इस स्कीम के अंडर जो बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई की ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है कोई भी नया लोन देने के लिए, और उस लोन की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा हो. लेकिन एक सिंगल पार्टी ने अगर 1 करोड़ का लोन लिया है तो उस केस में आरबीआई से चीज़ें सैंक्शन कराना इज कंपल्सरी फॉर कमर्शियल बैंक, एंड दैट इज क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम. देन वी हैव इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स. तो आरबीआई ने क्रेडिट को मॉनिटर करने के लिए भी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड की हुई है. आरबीआई
चेक करता रहता है टाइम टू टाइम और स्क्रूटनाइज करता है कि जो बैंक लोन 5 करोड़ से ऊपर एक सिंगल पार्टी को दे रखा है तो वो किस रीजन से दे रखा है, एंड उस पर प्रॉपर वर्किंग और प्रॉपर मॉनिटरिंग रखता है आरबीआई कि किस पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है। अगर अनप्रोडक्टिव है तो नॉर्मल सी बात है, वहां से पैसा जनरेट करना वापस बहुत मुश्किल होगा, और जब इंसान के लिए मुश्किल होगा तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करेगा तो वो लोन का डिफॉल्टर बनेगा। अब डिफॉल्टर बनेगा तो अल्टीमेटली वो हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट देगा। Then we have is loan system for delivery of bank credit. तो ये न्यू लोन सिस्टम जो है बैंक क्रेडिट को डिलीवर करने के लिए एक न्यू लोन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, एंड इट वाज इस्टेब्लिश इन 1995, और ये उन पे एप्लीकेबल होगा, उन बोरोअर्स पे जो 20 करोड़ से ज्यादा की बैंक क्रेडिट करते हैं, मतलब लोन लेते हैं। तो वहां से जो है उसकी डिलीवरी जो है वो चेंज कर दी गई। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो बैंक क्रेडिट है उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो। तो वो बेसिकली आरबीआई जो है वो चेक रखवाता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है लोन लेने वाला उसे प्रोडक्टिव यूज में डालेगा कि नहीं डालेगा, या वैलिड रीजन के लिए उसने लोन लिया है या नहीं लिया है। Then we have is direct action. Direct action under Banking Regulation Act 1949, रिजर्व बैंक जो है किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन, कमर्शियल बैंक की किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन पे रोक लगा सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वो लीडिंग बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और उसके पास हर तरह की अथॉरिटी है कि कमर्शियल बैंक की किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन पे वो रोक लगा सकता है। देन वी हैव इज सीलिंग ऑन लोन्स। सीलिंग समझते हैं हम वेरी क्लियरली। सीलिंग क्या होती है? जो रूफ टॉप पे होती है, मतलब हम लगा सकते हैं सीलिंग एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर लेवल नहीं है, मतलब एक अपर मोस्ट लेवल है। तो सीलिंग ऑन लोन्स का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम लिमिट जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सिलेक्ट कर दी गई, फिक्स कर दी गई। सो दैट इज सीलिंग ऑन लोन्स। इसके अलावा एक और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, दैट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है? सपोज कि अगर मॉनेटरी फ्लो गवर्नमेंट को कम करना है मार्केट के अंदर, लेकिन लोग जो है वो लोन्स की डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो वहां पे क्रेडिट राशनिंग हो जाती है कि सपोज किसी ने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया तो उसको 10 लाख का लोन नहीं दिया, 6 लाख का 7 लाख का लोन प्रोवाइड कर दिया, और इस तरीके से मतलब एक राशन वे में लोन्स को प्रोवाइड कर देना, क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड कर देना, दैट इज क्रेडिट राशनिंग। So next we are having is difficulties in credit control की क्या क्या problems आती है credit control में। So the very first that we face is lack of control over all banks. आरबीआई जो है हर बैंक पे कंट्रोल नहीं कर पाता, या आरबीआई जो इतनी चीजें अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी रह जाती है, और हर तरह के लाइक बैंक्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जैसे इंडिजिनस बैंकर्स है, हमने ऑलरेडी कवर किया कि जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं, मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर के बैंकर्स हैं, जैसे साहूकार हैं, मनी लेंडर्स हैं, जो विलेज में होते हैं, तो उन पे तो ये चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती हैं, और हमारी जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस बैंकर्स पे भी डिपेंड करती है। तो इस वजह से मतलब ये एक क्रेडिट कंट्रोल में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो आरबीआई ने रेगुलेशंस बनाई वो सिर्फ कमर्शियल बैंक ही फॉलो करेगा, वो इंडिजिनस बैंकर्स फॉलो नहीं करते, तो वहां से जो है हमारा सारा सिस्टम जो है बिगड़ सकता है। देन वी हैव इज लीकेज। लीकेज यानी पैसे का आउटफ्लो होना। तो इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में भी गड़बड़ होती है। एंड जैसे सपोज बोरर्स ने क्या किया कि अपनी मनी जो है वो अपने पास रखी, उसको बैंक में नहीं रखा, या फिर एक बैंक ने जो है ज्यादा कैश रिजर्व रेशो सेलेक्ट कर लिया रखना एज कंपेयर टू व्हाट आरबीआई हैज सेड। तो इस केस में भी क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, मतलब जो सर्कुलर फ्लो है मनी का उसमें लीकेजेस आए, उसमें रुकावटें आई, उसमें प्रॉब्लम्स आई। देन वी हैव इज कंडीशंस ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट। डेफिनेटली जो मनी और कैपिटल मार्केट है, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की जो मार्केट है, उसकी कंडीशन हमारे क्रेडिट फ्लो को अफेक्ट करेगी ही करेगी। अगर उनकी कंडीशंस फेवरेबल है, अच्छी मार्केट चल रही है, तो हमारा क्रेडिट फ्लो भी अच्छा चलेगा और हमें कंट्रोल की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को उससे सफ़र तो करना पड़ेगा।
देन वी आर हैविंग इज डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल तरीकों से वी कैन अरेंज द क्रेडिट। सो हर एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना और ध्यान में रखना, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। देन वी हैव अ सिक्योरिटीज, लैक ऑफ सिक्योरिटीज, की सिक्योरिटीज की ही कमी है। बैंक्स जब तक सिक्योरिटीज नहीं होंगी तो तब तक वो क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वो सिक्योरिटीज की कमी है, मतलब जो बोरोवर्स हैं, पैसा उधार लेने वाले, उनके पास सिक्योरिटीज की कमी है, वो कोलेटरल नहीं दे सकते। कोलेटरल भी नो कि गिरवी रखना। जब हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक को कुछ कोलेटरल देना पड़ता है, कोई एसेट कोलेटरल देनी पड़ती है अपनी, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट हो गया, कोई और बाइक हो गई, या और भी मल्टीपल ऑफ थिंग्स आर देयर। तो गोल्ड दे देते हैं कुछ लोग, तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिक्योरिटीज़ की ही कमी है मार्केट में। अब सपोज कि अगर आरबीआई तो चाहता है कि वो क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाए, मतलब लोन्स ग्रांट कर देगा लोगों को, लेकिन लोगों के पास ही सिक्योरिटी नहीं है कोलेटरल रखने के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा? That's also a difficulty in credit control. Then we have is lack of investment opportunities. लोन्स तभी लिए जा सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो। अब इन्वेस्टमेंट में अगर बैंक रेट ही नहीं देगा, इंटरेस्ट रेट ही नहीं देगा, एफडी पे, आरडी पे, सेविंग्स पे और जो भी बाकी स्कीम्स होती है उसमें बहुत कम कम इंटरेस्ट रेट देगा, तो कोई जनरल पब्लिक वहां पे पैसा डिपॉजिट कराना चाहेगी, और अगर वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा तो फर्दर लोन्स तो जनरेट हो ही नहीं पाएंगे। देन वी हैव पुअर बैंकिंग फैसिलिटीज की, जो इंडिया के लोग हैं वही उनकी ही प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो बैंक्स का असेस नहीं ले पाते, बैंक्स पे रिलाई नहीं कर पाते, वो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट नहीं कराना चाहते, उनको मतलब उनकी साइकोलॉजी रिजिस्ट करती है उस चीज़ को, और वो डेफिनेटली हमारे क्रेडिट कंट्रोल पे इफेक्ट करता है, क्योंकि वो पैसा बैंक में नहीं आएगा, मतलब सर्कुलेशन में नहीं आएगा, तो वहां से फर्दर क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो सकता, क्रेडिट क्रिएट नहीं हो सकता। देन वी हैव पुअर बैंकिंग फैसिलिटीज। अब जहाँ पे अगर जिन लोगों को आदत भी है पैसा डिपॉजिट कराने की, लेकिन वहां से बैंकिंग फैसिलिटीज ही नहीं है, अब वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ अर्बन सेक्टर में, तो जो गांव के लोग हैं, विलेजेस हैं, उनको अप्रोच करना पड़ता है अपने आसपास के किसी टाउन को, ताकि वो बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल करा सके। सो हर बंदा अप्रोच भी नहीं कर सकता, तो कुछ लोग जो है वो रह जाते हैं, इस पूरे फ्लो से बाहर रह जाते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, उनका पैसा जो हमारे फ्लो में नहीं आ पाता है। So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can ask us in the comment section and we'll definitely try to respond you as soon as possible. Till then, stay connected. Good luck.